Hello friends, in this video I will be talking about calculation and interpretation of sources of the return from investing in a fixed rate bond. Now understand what are the sources of investing. First of all, if you are investing in a fixed rate bond, तुमको क्या क्या returns आता है? What are the sources of your returns? तो normally there are three sources, ठीक है? These three are in front of you. पहला होता है इफ इट इज अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड, मतलब क्या? तो एक फिक्स्ड कूपन मिलने ही वाला है, गारंटी. सो फर्स्ट सोर्स इज द कूपन एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स इटसेल्फ. मतलब इफ दिस इज अ टाइमलाइन, समझो 3 इयर्स का बॉन्ड है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे एंड थर्ड ईयर के एंड पे आई विल गेट कूपन एंड लास्ट में प्रिंसिपल. तो ये कूपन कूपन और यहाँ पर कूपन प्लस प्रिंसिपल मिलेगा. Second source is the interest earned on coupon payments that are reinvested over the investor's holding period. इसका मतलब क्या है पता है? फर्स्ट कूपन जो मिला ना फर्स्ट ईयर के एंड पे, इसको भी री इन्वेस्ट करके रख दो थर्ड ईयर तक और कहीं पे. सेकेंड कूपन जो मिला ना, इसको भी री इन्वेस्ट करके रख दो थर्ड पीरियड तक, तो यू कैन गेन एक्स्ट्रा रिटर्न. मतलब सिर्फ कूपन नहीं मिल रहा है, वो कूपन को री इन्वेस्ट करके और भी इंटरेस्ट मिल रहा है. And third source is any capital gain or loss if the bond is sold prior to maturity. See, if you don't hold it till maturity ना, third year end तक अगर नहीं hold किया ना, तो you won't get that $1,000 का face value. अगर उसके पहले समझो यहाँ पर बीच में कहीं पे सेल कर दिया, तो you might get let's say $990, or you may also get higher which is 1020 whatever. तो कभी कभी ऐसा होता है, कैपिटल गेन या लॉस होता है, तो इवन दैट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेशन. ओके, तो ये तीन मेजर सोर्सेज होंगे. Now for this topic we'll make some assumptions for this topics. First assumption है that all the coupon and principal payments are made on time, that is there is zero credit risk. मतलब सारे पेमेंट भी होंगे एंड टाइम पे भी होंगे, no risk at all. Second assumption, interest rate earned on that reinvested coupon payment is the same as YTM on the bond. Now understand this carefully. समझो this is a timeline. आई एम अज्यूमिंग कि ये जो फर्स्ट कूपन है ना, वो मैं री इन्वेस्ट करके रखूंगा थर्ड ईयर तक, एंड सेकंड कूपन भी मैं थर्ड ईयर तक री इन्वेस्ट करके रखूंगा. ओके, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट एट विच आई एम री इन्वेस्टिंग? वो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो होगा वही मुझे मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड पे जो होगा वही मुझे मिलेगा. दे आर सेइंग इग्नोर दैट एक्चुअल रेट. हम अज्यूम करेंगे दैट यू आर इन्वेस्टिंग एट YTM, ये भी यू आर इन्वेस्टिंग एट YTM. तो प्रैक्टिकल नहीं है थोड़ा अजम्पशन, बट ठीक है, थोड़ा कंक्लूजन्स बनाएंगे ये टॉपिक पे. नाउ व्हाट इज YTM? आज ईयर 0 पे क्या YTM था? मतलब व्हेन यू परचेज द बॉन्ड, व्हाट वाज द मार्केट यील्ड टू मैच्योरिटी? व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी? याद करो, अपन FV डालेंगे अपने कैलसी पे, अपन PV डालेंगे, PMT डालेंगे, एन डालेंगे, अपन कंप्यूट करेंगे I/Y. वो कंप्यूट करके जो यील्ड मिला था ना, दैट इज YTM. मतलब एक्चुअल यील्ड विच आई विल अर्न, अज्यूमिंग कि वो FV ये है, PV ये है, वगैरह वगैरह. और आई कैन से YTM इज नथिंग बट माई डिस्काउंटिंग रेट. तो वही रेट है ना, लाइफ टाइम हम उसको कांस्टेंट रखेंगे. तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला कूपन, अगर समझो YTM मुझे 7% आया था ओरिजिनल, तो यहाँ पर भी 7 ही मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड से भी मुझे 7 ही मिलेगा. सो इंटरेस्ट रेट शुड नॉट चेंज, दैट इज द अजम्पशन. अगर ये अज्यूम किया ना मैंने, क्या क्या अज्यूम किया मैंने अभी तक? नो क्रेडिट रिस्क एंड ये री इन्वेस्टमेंट का जो रेट है दैट विल बी YTM. अगर ये दो अजम्पशन करूँ ना, आई कैन मेक 5 गोल्डन रूल्स विच आर, ट्रस्ट मी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये 5 कंक्लूजन अगर तुमको आ गया ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा. सो दिस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेवल 2 पे भी आएगा ये, लेवल 3 पे भी आएगा ये. सो प्लीज बी अटेंटिव. सो अजम्पशंस तो क्लियर है कि भाई क्रेडिट रिस्क नहीं होने वाला है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होने वाला पेमेंट पे,
एंड YTM को हम कंसिडर करेंगे एज री इन्वेस्टमेंट रेट. If an investor who holds a fixed rate bond till maturity will earn an annualized rate of return which is equal to YTM of the bond when purchased. इसका मतलब क्या है, अगर एक इन्वेस्टर ने फिक्स्ड रेट बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड किया ना, लेट्स से दिस इज माय क्वेश्चन, 3 साल तक का मेच्योरिटी है, ठीक है, आज मैं बाय करता हूं एंड आई विल होल्ड इट टिल मेच्योरिटी, मतलब थर्ड ईयर के एंड पे वो सेल होगा या रिडीम होगा. If that is the case, then he will earn an annualized rate of return equal to YTM. मतलब ये जो पूरा का पूरा 3 साल का जो उसका रिटर्न रहेगा ना, CAGR बोलते हैं अपन इसको, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और इन अदर वर्ड्स एनुअलाइज्ड रिटर्न, दैट विल बी इक्वल टू YTM. जो इनिशियली YTM आज था ना, उतना ही तुमको मिलेगा. Why? बिकॉज तुमने हर एक री इन्वेस्टमेंट रेट को भी 7% ही लिया था. समझो मेरा YTM 7% है, तो यहाँ पर हर एक री इन्वेस्टमेंट रेट को भी तुमने 7 ही लिया था. तो तुम अगर एंड तक होल्ड करते हो ना, तो यू विल गेट 7% ओनली. चेक करते हैं, चलो सोल्यूशन. आई हैव मेड अ प्रूफ, हर एक के लिए मैंने एक एक प्रूफ लिया है. तो यहाँ पर 5 कंक्लूजन है. वी विल रीड 1 कंक्लूजन, देन विल प्रूव इट, देन विल कम बैक. तो देखो यहाँ पर ये और 3 कंक्लूजन बाकी थे वो. नाउ विल स्टार्ट प्रूविंग ऑल ऑफ दीज. तो ये समझो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है एंड इसका मैंने प्रूफ यहाँ पर लिखा है. सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, वापस पढ़ने का. एन इन्वेस्टर हु होल्ड्स अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड टिल मैच्योरिटी will earn annualized rate of return equal to the YTM of the bond. मतलब कुछ भी करो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो रहेगा ना, CAGR, that will be equal to YTM. देखो कैसे. Take a 6% annual pay 3-year bond purchased at YTM of 7%. मतलब मेरा tenure 3 years का है, तो I can make a timeline. ये मेरा टाइमलाइन है एंड यहाँ पर 3 इयर्स का बॉन्ड है, YTM is 7%. तो आज मैंने जो स्टार्ट किया है, YTM will be 7%. I have held it till maturity. With annual YTM of 7%, the bond's purchase price will be dash. How can I find the purchase price? तो see, I know कि 6% का बॉन्ड है, तो आई एम अज्यूमिंग कि 60 एंड 60 का कूपन तो मिलेगा ही, प्लस थर्ड ईयर के एंड पे मुझे जो फुल वैल्यू या फेस वैल्यू है वो भी मिलेगा. सो नाउ आई कैन फाइंड माई प्रेजेंट वैल्यू इजीली. कैसे? N is 3, I by Y मतलब कि मेरा YTM जो है वो 7 है, PMT is 60 का पेमेंट एवरी ईयर मिल रहा है, FV is 1000. ये FV को 1060 मत लेना, तुमने PMT में ऑलरेडी ये तीनों 60 ले लिए ना, तो अब लास्ट का FV will be 1000. कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, दैट विल गिव यू 973.76. नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड एंड और योर कैलसी. n इक्वल टू 3 ऐसे नहीं करते. फर्स्ट यू प्रेस 3, देन यू प्रेस n, उसके बाद 7 प्रेस करो, उसके बाद I by Y, मतलब पहले नंबर बाद में फंक्शन, ऐसे तुमको करना है. एंड एट द एंड प्रेस CPT एंड देन प्रेस PV, तो यू विल गेट योर आंसर. अब देखो, अगर मैंने 973 में बाई किया है और मुझे एंड में 1000 मिल रहा है, मुझे 60 के कूपन भी मिल रहा है, प्लस ये 60 को री इन्वेस्ट करके ये थर्ड ईयर तक और ये सेकेंड ईयर तक आई एम गेटिंग सम मोर रिटर्न. सबका मिला गया ना, रिटर्न YTM 7% ही होएगा. देखो कैसे. नाउ एट मैच्योरिटी, इन्वेस्टर विल हैव रिसीव्ड कूपन इनकम and reinvestment income equal to the future value of an annuity of $60 coupon payments calculated with interest rate equal to bonds YTM. ये लैंग्वेज थोड़ा हाईफाई है, ये लोग यूज करते हैं. हाईफाई लैंग्वेज को छोड़ दो, विल मेक इट इजी. हम एक टाइमलाइन बनाएंगे वापस कूपन री इन्वेस्टमेंट के लिए. फर्स्ट ईयर को कूपन मिला 60 से लेके थर्ड ईयर तक उसका क्या वैल्यू होगा. तो 60 प्लस 7% YTM जो है ना, इतना मुझे री इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब इधर तक. वापस एक और साल के लिए मुझे मिलेगा, मतलब प्लस 7%. इसका मतलब क्या है पता है? 60 इंटू 1.07 स्क्वायर. जो मैंने ये किया है 60 प्लस 7%, कैलसी पे ट्राई करके देखो, दैट इज 60 इंटू 1.07 स्क्वायर. वैसे ही सेकेंड का बात करते हैं, ये मेरा पहला हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का मेरा कूपन हो गया.
सेकेंड ईयर का बात करते हैं, सेकेंड ईयर का कूपन भी मुझे यहाँ पर 60 मिलेगा, और ये तो सिर्फ एक ही साल तक री इन्वेस्ट होने वाला है, मतलब दिस सेकेंड विल बी ओनली 60 प्लस 7%, या 60 इंटू 1.07, सेम थिंग। थर्ड ईयर पे मुझे एंड पे 60 मिलने वाला है, ये तो मैं री इन्वेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि थर्ड ईयर खत्म हो गया, तो थर्ड ईयर का कूपन इज ओनली 60, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 60 प्लस 7% कुछ तो भी आएगा आंसर, फिर सेकेंड ईयर के लिए 60 प्लस 7% कुछ तो भी आएगा, थर्ड ईयर के लिए इट इज ओनली 60 फुल एंड फाइनल। तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 192.89, चेक ऑन योर कैलसी, यू विल गेट 192.89। इसका मतलब क्या है पता है, फाइनली तुमको क्या क्या मिल रहा है, अगर मैं 0 से लेके 3 का टाइमलाइन बनाऊं ना, तो तुमको एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या मिल रहा है पता है, 1000 का एफ वी मिल रहा है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, साथ में यू आर गेटिंग एफ वी ऑफ कूपन्स, कितना है 192.89। आज तुमने पैसा कितना डाला है 973.76। अब इजी हो गया, अब कैलकुलेट कैसे करने का सी ए जी आर, तो एफ वी 1000, यहाँ पर एफ वी ऑफ कूपन 192.89, ये मेरा इनकम हुआ, मतलब इनफ्लो हुआ, एंड ये मेरा आउटफ्लो हो गया। नाउ आई कैन फाइंड सी ए जी आर इजीली। देखो सी ए जी आर कैसे ढूंढते हैं, सी ए जी आर ढूंढे इसके पहले देखो यहाँ पर कूपन का एक और शॉर्टकट मैंने लिया है, तो कूपन जो था ना वो 60 60 एंड 60, ये 1 2 और ये 3, तो इसको है ना तुम ये वे से भी ढूंढ सकते हो, टाइम वैल्यू के वे से, N3 ले लो, I/7 ले लो बिकॉज यू आर अर्निंग 7, PV0 ले लो, PMT को 60 ले लो बिकॉज एवरी ईयर देयर इज 60 का पेमेंट, कंप्यूट FV वो भी तुमको 192.89 ही आएगा, चेक कर लो। So anything is fine if you are comfortable with that 60 plus 7% plus 7% wala method, that is also okay, or you can do this, this is also okay, okay। Now amount earned from reinvestment of those coupons कितना आया एक्स्ट्रा 12.09, ये किधर से आया, तो मैंने 192.89 क्या बोला था, एफ वी ऑफ कूपन है ना ये, मतलब थर्ड ईयर के एंड पे सब कूपन मिला के री इन्वेस्टमेंट इनकम मिला के 192.89 था, तो कूपन तो मुझे सिर्फ 180 का मिला था, 60 60 60, तो उसके ऊपर जो 12.89 है ना, दैट इज माय री इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर एमसीक्यू पूछता है तो री इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी 12.89, बट अगर एफ वी फुल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ कूपन पूछा तो 192.89 आएगा, ओके। नाउ लास्ट में तुमको कितना पैसा मिल रहा है देखो, 1000 एंड 192.89, तो तुम्हारा मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1192.89, याद रखना। मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, आई इन्वेस्टेड 973.76 raised to 1 by n or 1 by 3 years minus 1. This is the formula for finding CAGR. If you want, एक formula यहाँ पर note कर लो, I'll write the formula here. This is a part of quants, but अगर in case you have not yet started that, तो CAGR का formula ये है, end value which you get upon beginning value which you pay raised to 1 by n minus 1, n मतलब 3 years है, तो एंड वैल्यू मुझे कितना मिला 1192.89, किधर से आया ये, 1000 का एफ वी एंड 192.89 का एफ वी ऑन कूपन, ऑफ कूपन, तो ये देखो ये वाला कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 7% एज योर आंसर। अपन ने पहले ही बोला था सी ए जी आर कितना आएगा, YTM के जितना ही आएगा 7%, सो यस वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है कि CAGR will be 7%। दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन। अब जाएंगे सेकंड पे। पहले सेकंड कंक्लूजन देख लो, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे। सेकंड कंक्लूजन यहीं पे ऊपर लिखा है, एन इन्वेस्टर हु सेल्स अ बॉन्ड प्रायर टू मेच्योरिटी। अब है ना, हम एंड तक होल्ड नहीं कर रहे, जैसे कि अगर मेरा एग्जाम्पल में समझो ये 3 साल का बॉन्ड था, तो मैं ना सेकंड पे ही शायद सेल कर दूंगा, आई वोंट होल्ड इट टिल थर्ड ईयर। So if an investor who sells a bond prior to maturity, then he will earn a rate of return equal to YTM at purchase if YTM at sale has not changed since purchase। क्या बोला है, अगर YTM at purchase 7% था ना, और जब भी सेल किया ना तभी भी YTM 7% ही है,
देन तुम्हारा CAGR जो है ना वो YTM ही होगा, 7 ही होगा. वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो. देखो कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कंक्लूजन वेरी वेल. कंक्लूजन क्या बोलता है कि भाई अगर मैंने ये मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं किया बट उसके पहले ही मैंने सेल कर दिया, ईयर ऑफ सेल में एंड ईयर ऑफ परचेज में दोनों में YTM सेम है, तो मेरा CAGR 7 ही होगा. चेक करते हैं चलो. यूजिंग अ 6% 3-year bond having 7% YTM, we can demonstrate this for an investor with a 2-year holding period. मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन लेस देन मेच्योरिटी. 3 साल का बॉन्ड है बट यहाँ पर हम 2 साल ही उसको होल्ड कर रहे हैं. ओके, तो वी कैन चेक कि भाई कितना यहाँ पर CAGR होने वाला है. नाउ बिफोर वी चेक द CAGR यू नीड टू नो समथिंग. समझो ये 0 से लेके 3 तक का टाइमलाइन है. आज तुम कितना पे कर रहे हो फर्स्टली, एंड सेकेंड ईयर पे तुमको कितना रिसीव होने वाला है, दोनों अलग होगा. आज मैं जो पे करने वाला हूँ वो कैसे ढूंढ सकते हैं. तो इफ यू रिमेम्बर वी डिड इट इन द लास्ट क्वेश्चन. मैंने n को 3 लिया था, मैंने I by Y को 7 लिया था. I took PMT as 60, then I took my FV as 1000 and I computed the present value. Okay, तो present value मुझे आया था 973.76. ये देखो यहाँ पर n को 2 नहीं लेना है. सी टुडे आई एम बाइंग द बॉन्ड ना, तो मुझे पता है मेच्योरिटी 3 है. आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू सेल एट 2. सो यहाँ पर n 3 ही आएगा. सो माई प्रेजेंट वैल्यू विल बी 973.76. ओके, ये तो उतना ही रहेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज सेकेंड ईयर के एंड पे सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढे. अब सेकेंड ईयर के एंड पे सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढते हैं, तो सिंपल है. थर्ड ईयर के एंड पे क्या कैश फ्लो आने वाला है उसको डिस्काउंट मार दो. थर्ड ईयर पे आर यू गोइंग टू गेट 1000? यस. आर यू गोइंग टू गेट 60? यस. 1060 अगर मुझे थर्ड ईयर के एंड पे मिलने वाला है तो उसका वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड पे क्या होगा. सिंपल, 1060 डिवाइड बाय 1.07. एक साल तक मैंने उसको डिस्काउंट बैक कर लिया एट YTM. तो 1060 डिवाइड बाय 1.07 किया तो यू विल गेट 990.65. या फिर ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज दिस. थर्ड ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक जाना, मतलब n को 1 ले लो, I by Y को 7 ले लो, FV को 1 ले लो, या 1000 नॉट 1, 1000 ले लो, PMT 60 ले लो, एंड CPT PV मतलब कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू कभी सेकेंड ईयर के एंड पे. तो यू विल गेट 990.65. दोनों में सेम ही आंसर आएगा. सो रिमेंबर इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड ईयर एंड पे, तो थर्ड ईयर एंड के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उसको पीछे लेके आना है. ओके, सो यू डू दिस एंड यू गेट योर सेलिंग प्राइस एज 990.65. अब मेरा सवाल इजी हो जाएगा. आई हैव माई PV, आई हैव माई सेलिंग प्राइस, बीच में कूपन बचा है ना, कूपन को भी चलो री इन्वेस्टमेंट का इनकम ढूंढ लेते हैं एंड वी विल फाइंड द CAGR. देखो, कूपन इंटरेस्ट एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे ढूंढेंगे. तो ये मेरा टाइमलाइन था बट मैंने तो सेकेंड ईयर को खत्म कर दिया ना, तो हम आगे का तो देखेंगे ही नहीं. फर्स्ट ईयर पे कूपन मिला 60 का, आई विल री इन्वेस्ट इट फॉर 1 ईयर, मतलब उसके ऊपर 7% मिलेगा. सेकेंड ईयर के एंड पे मुझे कूपन मिला 60 का, बस उसको तो री इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते. तो इजी, 60 प्लस 7% पहले वाले का एंड देन नेक्स्ट का 60. सो 60 इंटू 1.07 प्लस 60 करेंगे तो 124.2 आएगा. और ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज द टाइम वैल्यू का फंक्शन. तो 2 साल के लिए मैंने ये कूपन रखा है, री इन्वेस्टमेंट किया है. I by Y is 7 सेम, PV is 0, PMT is 60 क्योंकि 2 कूपन है ना, एक फर्स्ट और ये सेकेंड. कंप्यूट योर FV तो यू विल गेट 124.2, सेम थिंग. फाइनली अपने पॉकेट में आया क्या है, ये अपना टाइमलाइन था. सेकेंड ईयर के एंड पे तुमको सेलिंग प्राइस आया था 990.65. कूपन का FV यहीं पे ढूंढा हमने 124.20, ये भी मुझे मिलेगा ये सेकेंड ईयर के एंड तक. आज मैंने पे कितना किया था, 973.76. CAGR का फॉर्मूला क्या था, एंड वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेस टू 1/n माइनस 1. अब 1/n में n 2 आएगा. तुम 2 साल के लिए होल्ड किया ना, 2 साल तक का तुम रिटर्न ढूंढ रहे हो, तो ये देख लो फॉर्मूला. अगेन यू शुड गेट सेम 7%. तो तुम्हारा एनुअल रिटर्न CAGR, एनुअल रिटर्न मतलब
every year you have earned 7% only. So this is again proving my second conclusion. Third के towards जाता है अब. Before proving it, let's read the third one. थर्ड कंक्लूजन क्या बोलता है? थर्ड कंक्लूजन थोड़ा अब एक लेवल हायर होने वाला है. ओके, तो लेट्स से दिस इज माय टाइमलाइन. वो बोलता है इफ मार्केट वाईटीएम फॉर द बॉन्ड विच इज आवर अज्यूम्ड री इन्वेस्टमेंट रेट, हम कूपन को ये रेट पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम किया है ना. इफ दैट रेट मार्केट वाईटीएम इंक्रीजेस, ब्रैकेट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इफ इट इंक्रीजेस आफ्टर द बॉन्ड इज परचेज्ड बट बिफोर द फर्स्ट कूपन डेट. मतलब यहाँ पर मेरा YTM 7% था, अब फर्स्ट कूपन डेट आने वाला है ना फर्स्ट ईयर का, उसके पहले मतलब ये पीरियड में बीच में इट इंक्रीजेस टू 8%. देन अ बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स रियलाइज्ड रिटर्न. बाय एंड होल्ड मतलब क्या पता है, इधर वो बेचने वाला है एंड में या रिडीम होने वाला है एट द एंड. तो अब बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स रिटर्न विल बी हायर देन द YTM ऑफ द बॉन्ड व्हेन परचेज्ड. इसका मतलब क्या पता है, अगर मैंने बॉन्ड परचेज किया तभी मेरा YTM 7% था, उसके बाद फर्स्ट कूपन के पहले ही इट इंक्रीज टू 8%, YTM इंक्रीज टू 8%. तो मेरा जो रिटर्न है ना CAGR, अब CAGR मोर देन 7 आएगा. ये वेरी लॉजिकल ना, क्यों 7 आएगा, मोर देन 7 आएगा? बिकॉज YTM अगर 8% हो गया ना, तो फर्स्ट ईयर का जो कूपन मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना वो एट 8% करूंगा. सेकेंड ईयर का जो कूपन है वो मैं री इन्वेस्ट करूंगा एट 8%. तो मेरा एनुअल रिटर्न जो है वो 8% हो जाएगा. नॉट 8% एग्जैक्टली, थोड़ा कम उससे, बट 7 से ज्यादा हो जाएगा. ओके, देखो वी कैन प्रूव इट. अच्छा, सिमिलरली जो ब्रैकेट में लिखा था ना डिक्रीजेस, तो लोअर हो जाएगा. मतलब YTM अगर 8 के बदले 6 हो गया ना, तो मेरा CAGR विल बी लेस देन 7. विल प्रूव इट. चलो, फॉर अ 3-year 6% बॉन्ड, 3 ईयर का बॉन्ड है, 6% मतलब कूपन 6% है, परचेज एट पार विथ YTM ऑफ 6%. नाउ द YTM itself is 6. यू कैन मेक अ टाइमलाइन. 3 ईयर का बॉन्ड है, आज YTM है 6%. Assume that YTM मतलब री इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीजेस टू 7% आफ्टर द परचेज बट बिफोर द फर्स्ट कूपन डेट. मतलब इधर फर्स्ट कूपन डेट है, तो ये दोनों के बीच में ही कहीं पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. यहीं पे मैं ऐसे एरो मार देता हूँ. नाउ द YTM बिकेम 7%. ओके, नाउ एनुअलाइज होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहली बात तो कूपन्स का एक री इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर देते हैं. ओके, कूपन्स जो है फर्स्ट डेट पे मुझे 60 का कूपन मिला, सेकेंड पे मुझे 60 का कूपन मिला. ओके, दिस 60 विल बी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 7%. मतलब 60 प्लस 7% प्लस 7%. वैसे ही ये वाला 1 साल के लिए री इन्वेस्ट होगा, तो इसके ऊपर 60 प्लस 7% आएगा. एंड थर्ड ईयर के एंड पे मुझे 60 मिलने वाला है. ओके, एडिंग ऑल दिस, और यू कैन यूज द फॉर्मूला N3 I/Y 7, बिकॉज मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट 7 है. PV 0 PMT 60 एवरी ईयर मुझे कूपन मिल रहा है, तो FV विल बी 192.89. तो दोनों वे से करोगे यू विल गेट द सेम 192.89. 192.89 क्या है? FV ऑफ कूपन. ओके, अगर आज मैंने ये बॉन्ड बाय किया है तो आज मेरा परचेज प्राइस क्या होगा? नाउ डोंट कैलकुलेट द PV, सी बी स्मार्ट. यहाँ पर बोला है 6% का बॉन्ड है, परचेज एट पार. परचेज एट पार मतलब क्या पता है? आई हैव पेड 1000, रिडेम्पशन भी 1000 ही होने वाला है. तो नाउ आई हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आई हैव माय बिगिनिंग वैल्यू विच इज 1000. आई हैव एंड वैल्यू. एंड वैल्यू क्या है? 1000 मिलेगा और वो FV ऑफ कूपन था. तो सिंपल है, डायरेक्टली मुझे ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न CAGR मिल जाएगा. सो दिस विल बी 1192.89. किधर से आया ये? 1000 का मुझे फेस वैल्यू मिलेगा प्लस ये अमाउंट 192.89. दिस इज द एंड वैल्यू. डिवाइड बाय 1000 because I have purchased it at par. 1000 में परचेज की. Raised to 1/3 because I am holding it till third year. -1, so I get 6.06%. देखो, जब ये शुरू हुआ था ना तभी YTM 6 था, अब ये 6 से ज्यादा हो गया, 6.06%. इफ यू वांट यही क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो
बाय टेकिंग YTM जो यहाँ पर है ना इंक्रीज टू 7 हुआ है, उसको तुम डिक्रीज टू 5 करके देख लो, तुमको ये 6% से नीचे आएगा आंसर। फोर्थ कंक्लूजन भी कुछ वैसा ही है जैसे पहले पढ़ा था। सो इफ दिस इज अ टाइमलाइन, अब इसमें ऐसा है, इफ द मार्केट YTM फॉर द बॉन्ड विच इज अवर अज्यूम री इन्वेस्टमेंट रेट increases after the bond is purchased but before the first coupon date, मतलब सेम बोला है अभी तक, यहीं पे बीच में क्या हो रहा है, YTM चेंज हो रहा है। The bond investor will earn a rate of return that is lower than the YTM at bond purchase if the bond is held for a short period. इसका मतलब क्या पता है, अगर आज मेरा YTM जो है ना that is 6% for example and it increases to 7%, यहाँ पे ये 0 और 1 के बीच में 7% हो गया, my CAGR will be less than 6%, जो ओरिजिनल मेरा था ना YTM, मेरा CAGR उससे कम होगा if the bond is held for a short period. अगर मैंने ये बॉन्ड जो है ना ये 3 years तक नहीं बट बहुत ही शॉर्ट पीरियड 6 months या 1 year तक होल्ड किया ना, तो my CAGR will be less than 6%. Let's prove it. Consider a 3-year 6% bond purchased at par at YTM of 6% by investor with a 1-year investment horizon. मतलब 3 साल का बॉन्ड है बट मैं 1 साल के एंड पे उसको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। एंड इफ द YTM increases from 6% to 7% after purchase, मतलब ये दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में, and the bond is sold after 1 year, then the rate of return can be calculated as follows. पहली बात तो यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा, प्राइस देखो पार पे है, पार पे है मतलब क्या, तो ये 100 का मुझे यहाँ पर और 1000 का यहाँ पर आउटफ्लो हुआ है एंड थर्ड ईयर के एंड पे आई विल गेट 1000. ओके, तो अब सवाल आता है कूपन री इन्वेस्टमेंट का। अब फर्स्ट ईयर के एंड तक पहली बात तो मैं उसको होल्ड करना हूँ, तो ये 1000 तो मिलने नहीं वाला है, बट फर्स्ट ईयर के एंड पे कैन आई फाइंड द सेलिंग प्राइस? यस। कैसे सेलिंग प्राइस ढूंढेंगे? प्रेजेंट वैल्यू यूज करके। देखो नॉर्मली क्या होने वाला था पता है, थर्ड ईयर के एंड पे आई वाज सपोज टू गेट 1000, आई वाज सपोज टू गेट 60, सेकेंड ईयर के एंड पे आई वाज सपोज टू गेट 60 एंड ये फर्स्ट ईयर आ गया। हाउ कैन आई फाइंड सेलिंग प्राइस एट फर्स्ट ईयर एंड? तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आई कैन फाइंड द वैल्यू और आई कैन से प्रेजेंट वैल्यू। किसका प्रेजेंट वैल्यू? ये 60 का प्रेजेंट वैल्यू और ये 1060 का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करना है अपने को। नाउ आई हैव टू डिस्काउंट इट फॉर 2 years, so I will take n equal to 2. I will take I by y which is 7%. Q 7%. Why? Because in the middle 7% का YTM हो गया है और यहाँ पर 6 था, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ विच इज माई प्रेजेंट वैल्यू, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे कौन सा मार्केट का YTM चल रहा है? 7%. दैट इज माई डिस्काउंटिंग रेट। तो अब I by y 7 हो जाएगा, FV 1000 जो थर्ड ईयर के एंड पे मिलता था, PMT विल बी 60, 2 साल का मुझे 60 और 60 मिल रहा है। आई विल compute the present value as 981.82. What is this 981.82? This is present value as on year 1 end. मतलब in other words this is my selling price. 981.92 is my selling price. मैंने कितने में बाय किया था? I had purchased at 1000. देखो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहीं पे दिख रहा है, लॉस हो रहा है, बट ठीक है, लॉस ऐसे फेस पे दिखता है लॉस है, बट एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे क्या मिलने वाला है? कूपन मिलने वाला 60 का। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या हुआ है, 0 और 1 के बीच में YTM बढ़ गया एंड आई हैव हेल्ड इट फॉर अ शॉर्ट टर्म, मतलब सिर्फ 1 ईयर तक मैंने होल्ड किया। तो सोल्यूशन क्या आना चाहिए? CAGR जो भी आएगा ना, इट शुड बी लेस देन 6%। मेरा ओरिजिनल जो YTM था ना यहाँ पर ये वाला, देखो there is no reinvestment income and only one coupon of 60, क्योंकि मैंने 1 साल में बेच दिया ना, तो no reinvestment। एंड वैल्यू क्या आएगा? 981.92 ये जो था ना सेलिंग प्राइस प्लस 60 का कूपन, तो ये मेरा न्यूमरेटर हो गया, डिवाइड बाय 1000 -1।
यहाँ पर रेस टू 1/n जो होता है ना, रेस टू 1/n इज रेस टू 1/1 ओनली, तो इसके लिए उसको इग्नोर किया। 4.19% इज द आंसर। CAGR इज लेस देन 6, ये प्रूव हो गया। So this was the fourth conclusion. Now we move on to the last conclusion. Fifth conclusion भी almost उसी के जैसा है। First read the conclusion. Let's say if this is the timeline. If market YTM for a bond, our assumed reinvestment rate decreases after the bond is purchased, but before the first coupon date. मतलब अब है ना डिक्रीज हो रहा है, समझो इनिशियली 6% था ना, तो अब 5% हो रहा है। Then a bond investor will earn a rate of return that is lower than the YTM at bond purchase if the bond is held for a long period. पहले क्या था, शॉर्ट पीरियड था, अब लॉन्ग पीरियड है। मतलब क्या, मैं इसको है ना पूरा थर्ड तक होल्ड करूंगा, या थर्ड नहीं तो चलो सेकेंड तक होल्ड करूंगा। ओके, इफ आई एम होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो मेरा जो CAGR है ना, दैट विल बी लेस देन 6%। Why will it be less than 6 now? Understand. पहले क्या था, शॉर्ट टर्म था ना। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा था पता है, कि तुमने पूरा एंड तक उसको होल्ड नहीं किया था। यहाँ पर लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, तुम 3 तक होल्ड कर रहे हो, बट देखो ना इधर 6 का 5 हो गया है। मतलब तुम्हारा जो कूपन री इन्वेस्टमेंट होने वाला है ना, वो 5 पे होने वाला है। मतलब 6% का CAGR नहीं आने वाला है, उससे कम आने वाला है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, आई कंपेयर द टू। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था पता है, यहाँ पर है ना YTM, समझो मेरा ओरिजिनल YTM अगर 6% था, तो यहाँ पर है ना YTM 7% हो रहा था। ओके, अगर YTM 7% हो रहा था इन दैट केस, एंड समझो मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे ही बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर जो 60 आया ना, वही फुल एंड फाइनल हो गया था। इसका मतलब आगे मुझे री इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा 7% के हिसाब से। आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ना, हायर इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मेरा चला गया। सो यर आई मेड अ लॉस। लॉस मतलब क्या, तो 6% से नीचे आएगा मेरा CAGR। ये था फोर्थ कंक्लूजन में। फिफ्थ कंक्लूजन क्या बोलता है, फिफ्थ कंक्लूजन बोलता है कि भाई यही दोनों डेट के बीच में अब 7 नहीं, बट समझो 7 के बदले कम हो गया, यहाँ पर 5% हो गया। एंड आई हेल्ड इट टिल द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पे मैं सेल करता हूँ उसको। इसका मतलब क्या है पता है, अब YTM कम हो गया, मतलब री इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ ना कूपन्स को, वो भी मुझे कम इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर 5 ही मिलेगा। सो अगर YTM कम हो गया और मैंने ज्यादा टाइम होल्ड कर लिया ना, तो भी मेरा CAGR लेस देन 6 हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। अगर तुम्हारा YTM बढ़ गया और तुमने शॉर्ट टर्म के लिए रखा, तो फिर YTM 6% से तुम्हारा रिटर्न कम आने वाला है। एंड अगर तुम्हारा YTM कम हो गया एंड तुमने तुमने उसको ज्यादा थर्ड ईयर तक अगर होल्ड कर लिया, तो भी CAGR विल बी लेस। सो अंडरस्टैंड, ये री इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर तुमने ज्यादा टर्म तक होल्ड कर लिया ना और YTM कम हो गया, तो यू आर अर्निंग लेस, री इन्वेस्टमेंट रिटर्न ही तुम्हारा कम आ रहा है। So that is how you will have to crack it. Okay, देखो how can we prove it? Now I am considering a 7-year bond. 7 साल का बॉन्ड है एंड YTM 6% है इनिशियली। देखो, 7 year 6% bond purchase at par at YTM 6% by an investor with a 6-year investment horizon. मतलब 6th year पे वो क्या करेगा, सेल कर देगा इसको, मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा है। If the YTM decreases to 5% after purchase and then the bond is sold at the end of 6th year, तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर है ना, 0 से लेके 1 के बीच में क्या हो गया, YTM 5% हो गया ना। आओ, प्राइस है ना आज तो 1000 था, ओके दैट इज ओके, पार में दिया है ना। सेलिंग प्राइस पहले ढूंढेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढ सकते हैं, 7th year के एंड पे तुमको नॉर्मली क्या पेमेंट आता, यू वुड हैव गॉट योर 1000, इधर लिखता हूँ, यू वुड हैव गॉट योर 1000 एंड यू वुड हैव गॉट योर 60 का कूपन। इसको तुम डिस्काउंट करके 6th year एंड पे लेके आओगे, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस। तो 1060 डिवाइड बाय 1.05 करेंगे, वो हो गया सेलिंग प्राइस। क्यों 1.05, अब YTM तो 5% हो गया है ना,
तो 6 ईयर के एंड पे भी 5% होगा, तो 5% का आपने YTM ले लिया। और ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज दिस फंक्शन, n को 1 ले लो, 7 से लेके 6 ईयर तक एक ही साल है। I by y will be 5, FV 1000, PMT 60, तो यू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू, वो भी सेम ही आएगा दोनों का। ये 1060 करो डिवाइड बाय 1.05, तो भी 1009.52 ही आएगा। सो दिस इज माय सेलिंग प्राइस, ये मैंने लॉक कर दिया। अच्छा, कूपन री इन्वेस्टमेंट मैंने किया रहेगा। कूपन री इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया रहेगा? फर्स्ट ईयर का 60, फिर सेकेंड ईयर का 60, थर्ड ईयर का 60, फोर्थ ईयर का 60, फिफ्थ ईयर का 60 एंड सिक्स ईयर पे मुझे एक और 60 मिलेगा, मतलब टोटल 6 कूपन्स। अब इसका री इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढते हैं? तो नाउ यू कैन यूज दैट टाइम वैल्यू फंक्शन डायरेक्टली कि n 6 है, I by y इज 5%, PV 0 है, PMT 60 है, तो 6 साल तक 60 डिस्काउंटेड एट 5% और अदर कंपाउंडेड एट 5%, क्योंकि हम FV ढूंढ रहे हैं। सो कंप्यूट FV, यू गेट 408.11। मतलब एट द एंड ऑफ सिक्स ईयर मुझे क्या क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1009.52, ये मिलेगा 408.11, तो ये मेरा एंड वैल्यू हो गया। तो ये देखो न्यूमरेटर नीचे, और डिनोमिनेटर क्या आएगा? वो तो भाई अपना कॉमन है, 1000 पार में ही लिया था। रेस टू 1/n, तो 1/6 हो जाएगा रेस टू। अल्टीमेटली आई विल गेट 5.98%, विच इज लेस देन 6%। तो याद रखो, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। फिफ्थ वाले कंक्लूजन में हमने क्या किया? इफ दिस इज माई टाइम लाइन, लेट्स से 7th ईयर तक, यहाँ पर अगर YTM 5% हो गया एंड एक्चुअल में 6% था ओरिजिनली, तो मैंने ना 5% पे री इन्वेस्ट किया है, ये एक से लेके एंड तक, 6 साल तक या वट एवर, तो मेरा री इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम पे हुआ है, तो ऑफकोर्स माई CAGR जो है ना वो भी 6 से कम ही होगा, ओरिजिनल से कम ही होगा। ओके, दिस वाज द फिफ्थ कंक्लूजन। नाउ देयर आर सम थ्योरी पॉइंट्स यू नीड टू नो एंड देन वी कैन एंड दिस टॉपिक। देखो ऐसा है, from the above examples we can conclude that there are two types of risks involved. एक होता है मार्केट प्राइस रिस्क, एक होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। What is the market price risk? It is the risk that YTM changes and accordingly the price changes. देखो, if you remember, अपन 0 से लेके 3 तक होल्ड करते थे ना, तो 3 पे मेरे को 1000 मिलता था। बट अगर बीच में YTM चेंज हो गया ना, समझे यहाँ पर YTM ये ओरिजिनली 6 था ना, तो अभी 7% हो गया, तो इधर है ना मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाता था, प्राइस इधर समझो 950 हो जाता था अगर मैं सेकेंड ईयर पे बेचता था ना उसको, तो मतलब मेरा YTM बढ़ता है ना तो मेरा सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। एंड YTM सिमिलरली, अगर YTM कम होता है ना 5%, तो ये सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, 970 हो जाएगा। तो दैट इज वन रिस्क, मार्केट प्राइस का रिस्क है, मतलब मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएट। नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, द अनसर्टेनिटी ऑफ टोटल फ्यूचर वैल्यू और FV ऑफ री इन्वेस्टमेंट कूपन्स, मतलब द रिस्क ऑफ री इन्वेस्टिंग कूपन्स एट अ लोअर YTM। अब डर लगता है ना, YTM कम हो गया तो मेरा री इन्वेस्टमेंट कम रेट पे होगा, जैसे इन द अर्लियर क्वेश्चन वी सॉ, यहीं पे फर्स्ट ईयर के पहले YTM 5% हो गया था, ओरिजिनली तो 6% था वो, तो 5% पे मुझे ये री इन्वेस्टमेंट मिला ना, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर का कूपन्स का री इन्वेस्टमेंट, तो री इन्वेस्टमेंट एज अ लेसर रेट, तो दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो आई कैन कंक्लूड कि अगर मेरा शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, इफ माई इन्वेस्टमेंट होराइजन इज वेरी शॉर्ट, मतलब ये समझो 0 से लेके 3 है, फर्स्ट ईयर तक ही मैं सेल कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है क्या? कोई नहीं ना। री इन्वेस्टमेंट का रिस्क कभी होएगा? जब भी मैं थर्ड ईयर तक होल्ड करता हूँ एंड फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक इन्वेस्ट करूंगा, सेकेंड ईयर से लेके थर्ड ईयर तक इन्वेस्ट करूंगा एंड सो ऑन। मतलब याद रखना, अगर लॉन्ग टर्म है ना तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, बट अगर शॉर्ट टर्म है ना, ये 0 से लेके 1 तक, तो काय का री इन्वेस्टमेंट रिस्क? देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है पता? मार्केट प्राइस का रिस्क है। मार्केट प्राइस का रिस्क मतलब क्या? रिस्क दैट YTM चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली द प्राइस चेंजेस। तो याद रखो, अगर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, तो मार्केट प्राइस रिस्क विल बी मोर देन री इन्वेस्टमेंट रिस्क, सिंस री इन्वेस्टमेंट रिस्क is only for a short period or rather reinvestment is only for a short period and the risk there is lower। इधर मैं 1 ईयर लेता हूँ ना, तो री इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कुछ,
अगर 2 साल लेता हूँ ना, तो भी सिर्फ 1 ही साल का री-इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, इफ यू कंपेयर इट विद अ लॉन्गर टर्म। तो शॉर्ट टर्म में री-इन्वेस्टमेंट रिस्क कम है, मार्केट प्राइस रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मार्केट प्राइस रिस्क मतलब क्या? मार्केट प्राइस ऊपर-नीचे हो जाएगा ड्यू टू दैट चेंज इन वाईटीएम। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क या री-इन्वेस्टमेंट रिस्क विल बी हायर देन द मार्केट प्राइस रिस्क। मतलब ज़्यादा फटका किधर पड़ेगा? इफ री-इन्वेस्टमेंट इज एज अ लेसर वाईटीएम, जैसे फिफ्थ वाले कंक्लूजन में पढ़ा ना कि भाई 6 साल तक मुझे वो वाईटीएम 5% पे ही मुझे री-इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। सो दैट इज अनदर रिस्क फॉर अ लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। तो याद रखना, शॉर्ट टर्म में री-इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा नहीं है, मार्केट प्राइस रिस्क ज्यादा है। बट लॉन्ग टर्म में री-इन्वेस्टमेंट रिस्क का ज्यादा फटका पड़ने वाला है कंपेयर टू द मार्केट प्राइस रिस्क। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।